नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी पद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, और उसका जो प्रकरण है, पाठ का नाम है वो है कबीर की साखियाँ। तो दोस्तों, जब भी आप कोई हिंदी पद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आपके विद्यालय का नाम क्या है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी है, उसका वर्ग क्या है, दिनांक क्या है, दिवस कौन सा है, ठीक है। और जो आपका विषय है यानी हिंदी पद्य, ठीक है, यानी हिंदी विषय तो है लेकिन पद्य पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं, किसकी पाठ योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विषय हिंदी पद्य, ठीक है। उसके बाद उसका कालांश क्या है, प्रकरण कौन सा लिया है, प्रकरण लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज का हमारा प्रकरण है कबीर की साखियाँ। उसके बाद जो आपकी कक्षा की अवधि है वो कितने मिनट की है, और जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर लिखेंगे। दोस्तों, जब हम हिंदी पद्य की पाठ योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सोपान आता है वो है सामान्य उद्देश्य का। ये जो सोपान है ये हमारे जो प्रकरण है या फिर हिंदी पद्य की पाठ योजना इससे संबंधित होता है कि हम इस पाठ योजना में किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो इससे पाठ योजना से या इस पाठ से बच्चों में किन चीज़ों का विकास होगा या हमारा इसको पाठ योजना बनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि एक दो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि छात्रों में लय, ताल, यति, गति, छंद व भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की क्षमता विकसित करना। कि इस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि छात्रों में यति, गति और छंद या भाव जो होते हैं उनको काव्य पाठ करने की क्षमता विकसित होगी उसमें। और छात्रों में कविता के भाव एवं रसास्वादन की क्षमता का विकास होगा। और छात्रों में कविता के अर्थ और भाव को ग्रहण करने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता का भी विकास होगा। छात्रों में काव्य सौंदर्य बोधक क्षमता का विकास होगा। और छात्रों में व्यक्तित्व के भावात्मक और मानसिक पक्ष का विकास करना ये भी होगा, क्योंकि ये जो अंतिम पांचवा जो पॉइंट अभी बताया कि भावात्मक और मानसिक पक्ष, ये जो है इस पाठ से संबंधित होगा, ठीक है। और बाकी जो है वो पद्य की पाठ योजना है, इसलिए पद्य में जो चीज़ें आती हैं वो इससे संबंधित है। अब दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का सोपान। अब अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य होते हैं उसमें जो हमारा प्रकरण होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं अंदर, जो पाठ में बात बताई गई हैं उनसे संबंधित होता है। जैसे कि हमारा प्रकरण क्या है, कबीर की साखियाँ। तो छात्र कबीर की साखियों का व्यंग्य और व्यथा जान सकेंगे कि कबीर जो अपनी साखियों में क्या व्यंग्य करते हैं, किस बात को बताते हैं, तो उनको जान सकेंगे। और छात्र कवि की काव्य भावना को महसूस कर सकेंगे कि जो कबीर हैं, कवि हैं, उनकी काव्य की भावना क्या है, वो अपने कविता के भाव से, पंक्तियों से क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा अनुदेशनात्मक उद्देश्य वो होगा, छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अथवा जिज्ञासा भी जागृत होगी। यानी कि जो आप पाठ को पढ़ाएंगे, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, तो उनमें भी प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये कैसे है, किस तरीके से है, तो उनको भी ये अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसके अंतर्गत जो भी आप वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं पाठ को पढ़ाने के लिए, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, लपेट, श्यामफलक, चौक, संकेतिका, और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो चार्ट, फ्लैश कार्ड और पीपीटी माध्यम भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। पूर्व ज्ञान के सोपान में हम वो चीज़ लिखते हैं जो बच्चों को इस पाठ के पढ़ाने से पहले किन बातों का ज्ञान है या बोध है। जैसे कि हमने लिखा है सभी छात्र काव्य शैली से सामान्य रूप से परिचित है। कि सभी को पता है, 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनको 6ठी 7वीं में पढ़ाया गया कि जो कविता क्या होती है, काव्य शैली क्या होती है, किस प्रकार से कविता पढ़ते हैं, तो उनको पहले से इस बात का पूर्व ज्ञान है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान। और जो प्रस्तावना का सोपान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से ही आपकी जो मुख्य पाठ योजना है वो प्रारंभ होती है। जब आप प्रस्तुत करते हैं पाठ योजना बच्चों के सामने, तो यहीं से ही प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। और जो इसमें प्रश्न लेते हैं वो हम 3 से 5 प्रश्न ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो प्रश्न आपने लिए हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जो आपने पहला प्रश्न पूछा है उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और फिर दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। और ये भी ध्यान रहे कि जो अंतिम प्रश्न आपका है, चाहे वो तीसरा है, चौथा या 5वां प्रश्न है, तो वो समस्यात्मक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रश्न लिया है कि बच्चों आप सभी को कविता और कहानी में अंतर पता है। तो बच्चे कहेंगे हाँ पता है, कविता जो हम गा करके पढ़ते हैं और कहानी हम आराम से पढ़ते हैं।
फिर अब बच्चों से आप पूछ सकते हैं कविता किसे कहते हैं, बच्चे कहेंगे कि पद्य काव्य को या जिसे गाया जा सके। सिंपल सी बात है ना। इसी से ही आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है काव्य शब्द आया इसमें, तो काव्य या कविता को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा कि यार अभी तक तो हमने सुना था कि काव्य या कविता, लेकिन अब और दूसरा क्या नाम है। तो उसको साखियां या पंक्तियां, इस तरीके से जो आपका ये है ना प्रकरण कबीर की साखियां, तो इनको भी काव्य ही कहा जाता है। दोस्तों प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। उद्देश्य कथन के सोपान में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो उद्देश्य कथन करेंगी। जैसे इसमें दिया हुआ कि आज हम कवि कबीरदास जी की जो साखियां हैं, ठीक है, उसका भाव समझेंगे। और इसमें कबीर ने समाज के व्यक्तियों के ढोंग, बाह्य आडंबरों तथा घमंडी व्यक्तित्व की मनोदशा का उल्लेख किया है, इसको भी हम जानेंगे। आप छोटा से ये भी लिख सकते हैं कि आज हम कवि कबीरदास जी की जो कबीर की साखियां हैं उनको पढ़ेंगे और उनका भाव समझेंगे। सिंपल सा भी लिख सकते हैं, बाकी आप ये भी लिख सकते हैं। दोस्तों उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। प्रस्तुतिकरण के सोपान में जो भी आप पंक्तियां ले रहे हैं, जो कबीर की साखियां ले रहे हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने भी आपकी कक्षा के अवधि के अनुसार उचित लगे उतनी आप लीजिए और उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आदर्श सस्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो उचित आरोह अवरोह छंद लय ताल या भाव के अनुसार पद्य का सस्वर वाचन करते हैं। और उसके बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक हैं वो उपयुक्त समय के अनुसार 2 से 3 या 4 से छात्रों से अनुकरण सस्वर वाचन करवाएंगे। दोस्तों अनुकरण सस्वर वाचन के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण के सोपान में जो छात्र अध्यापक हैं वो पठित पद्यांश में जो भी आपकी साखियां हैं या पद्यांश है उसमें आए जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बताएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, और इसका आप जो कठिन शब्द हैं उनको आप वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं, बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द है जिससे कोई उपसर्ग प्रत्यय या कोई मुहावरा भी बनता हो तो वो भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है भाव व्याख्या का सोपान। इसके अंतर्गत जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण में जो साखियां या पंक्तियां ली हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे। अब भाव व्याख्या के बाद आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें आप जो साखियां हैं, जो पद्यांश है या पद्य हैं, उनमें जो भाव से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 प्रश्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिया कि माला कहाँ पर फेरते हैं, हाथ पर, ये भाव वाली बात है। और मन कितनी दिशाओं में घूमता है या भटकता है, 10 दिशाओं में, ये पंक्तियों में दिया हुआ है सब कुछ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सस्वर पाठ का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कविता या पद्य की अंतिम छाप छोड़ने के लिए, यानी कि बच्चों को जो इस पद्य का भाव पता चले कि इस पद्य को किस भाव से पढ़ना है, उसके लिए इसका भाव अनुकूल वाचन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें जो सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न बनते हैं 3 से 4 प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है संवेद वाचन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए कविता का फिर से पाठ करवाएंगे। सभी छात्रों को निर्देश देंगे कि आप सभी इसका वाचन कीजिए। इसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। इसमें भी जो है छात्र अध्यापक बच्चों को उनके पद्य या पाठ से संबंधित 1 से 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।